बच्चों, गाइस, दिस इज विजय साडा। आप सभी लोगों के सामने आज मेरे साथ एक बहुत ही मोटिवेशनल व्यक्ति बैठे हैं। मेरे साथ साथ आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहेंगे मधु, जो ऑलरेडी पार्टी प्लेस पे है, दैट इज गोवा। मधु ने ऑल इंडिया रैंक अचीव किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऑल इंडिया रैंक अचीव करना जितना मोटिवेशनल है, उतना ही मोटिवेशनल मधु की स्टोरी भी है। और आपको पता है, हर रिजल्ट के बाद मैं ऐसा एक इंटरव्यू जरूर लेता हूं जो मोटिवेशनल भी हो। मधु, कल जब इनका जी मुझे सर। पता चला कि इनका रैंक आया, कल सबसे पहली बात तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कॉल किया, मैसेज किया, मैंने अब तक रिप्लाई नहीं कर पाया हूं, उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूं। पर हाँ, आज या कल में आपको जरूर रिप्लाई आ जाएगा। एट द सेम टाइम मैं आप सभी लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि कल जब मेरी इनसे बात हुई, तो मैंने इनकी मम्मी से बात किया। इनकी मम्मी से बात करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं सही कह रहा हूँ मधु? यस सर। मुझे बिल्कुल। सौभाग्य मिला इनकी मम्मी से बात करने का, और उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि सर, हम इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हम 10 तक के ही पढ़े लिखे हैं, पर एक सपना था कि हमारे बच्ची को पढ़ाना है। और जब ये बात मैंने सुनी, मेरे दिल को छू गई, क्योंकि हम सब में से बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। मैं मेरी बात भी अगर करूं मधु तुमसे, कि मेरे पेरेंट्स जी भी पढ़े लिखे नहीं हैं, राइट? सो जी जब वो देखते हैं कि अपना बच्चा पढ़ रहा है, अपना बच्चा बहुत आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें एक अलग लेवल की खुशी होती है। आप बात समझ रही हैं? उन्हें एक अलग यस लेवल की सर। खुशी हो जाती है, एंड दे आर लाइक कि यार, क्या बात है। सो मधु, जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, और मैं जानता हूं जी कि ये सर। ऐसे कई बच्चों को मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। और मैं नहीं चाहता कि ये एक फॉर्मल इंटरव्यू हो। मैं और आप एकदम दिल जी से सर। बात करें, जो सवाल है हम दिल से करें, बिल्कुल। और कई बच्चों को यहाँ पे कई कुछ सीखने को मिले। सो मधु, सबसे यस पहले सर। मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में, हु आर यू? मतलब मैं आपके सोशल मीडिया से भी ये कर सकता था, बट मैं जानना चाहूंगा कि हर बच्चा जाने, हु आर यू? सर, मेरा पूरा नाम है मधु उदय हिरेमठ। हम थोड़ा सा एक्चुअली वॉल्यूम बढ़ा कर्नाटका। दीजिए आप, उसको पास में रख के। जी। हेलो। जी मधु, वो पास में रख लीजिए, वो हाँ जो स्पीकर है उसको पास में रख लीजिए। हाँ 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 हाँ। हेलो। जी जी। बेटा, पास में, मुंह के पास में रख हाँ। लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सर, मेरा पूरा नाम है मधु उदय हिरेमठ। एक्चुअली मैं कर्नाटका से बिलोंग करती हूँ, जी। लेकिन हम सेटल गोवा में हुए थे और मेरी पूरी एजुकेशन जो है गोवा में ही हुई थी। सो डन। मैंने, यस, 10th के बाद मेरा कॉमर्स में थोड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी था मेरा कॉमर्स का। सो आई चूज कॉमर्स। तो उसके बाद मेरे बड़े भैया जो है कजन, वो भी सीए कर रहे थे, तो बचपन से थोड़ा सुना था सीए में ये होता है वो होता है। तो मैंने भी सीए चूज कर लिया। देन 12th के बाद सीए फाउंडेशन में फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और इंटर में आने के बाद थोड़ी घबराहट शुरू हुई कि कैसे होगा क्या होगा। और एक्चुअली ये जो मेरा है, एक्चुअली मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट जो है इंटर का, वो स्किप किया, सो दैट मैं पूरा 1 साल घर बैठ के पढ़ी हूँ। मेरी बात को सर ध्यान से सुनिए। मधु ने कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा उन्होंने पूरा एक अटेम्प्ट स्किप किया। अब देखो मधु, यहाँ पे कई ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे हाँ, एक अटेम्प्ट स्किप करने के बाद तो रैंक आ ही जाएगा। बट आप इसे बिल्कुल अटेम्प्ट की तरह देखिए, क्योंकि ये एक फ्रस्ट्रेशन की तरह होता है। इज इट मधु? ये फ्रस्ट्रेशन की तरह होता है, क्योंकि आपके जितने भी दोस्त होंगे, उन्होंने एग्जाम दिया होगा, कई पास हो गए होंगे। एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन, ये डिसीजन मेरा खुद का था। मैं अपने डिसीजन पे स्ट्रांग थी। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं अगर ये स्किप भी कर लूँ तो मैं आगे कवर जरूर कर लूंगी। तो आई थॉट कि एक बार कॉन्फिडेंट बिना हुए एग्जाम आंसर करने से अच्छा एक बार कॉन्फिडेंट होके आंसर करूँ तो बेहतर होगा। तो ओके। मैंने एक अटेम्प्ट तो स्किप किया और मे में मधु, मेरे आंसर को एक किया। बात बताओ, ये जो एक साल हम्म। तुमने स्किप करने का डिसीजन लिया, क्या इस जी दौरान भी फ्रस्ट्रेशन आया? इस दौरान भी फ्रस्ट्रेशन आता है? सर, जब आप पढ़ाई करते वक्त थोड़ा लो फील होता है ना, तो ऐसे लगता है कभी कभी कि अरे यार, खामखा अभी इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो एक दो अटेम्प्ट ऑलरेडी स्किप किया हुआ है। तो ये थॉट्स तो आते रहते हैं, बट आफ्टर ऑल एक मेंटल स्टेबिलिटी रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा मुझे लगता है। ओके। सो मधु, क्या तुम बचपन से, हमेशा से जी। एक रैंकर पोजीशन पे रही हो, चाहे वो स्कूल बोलो या फाउंडेशन बोलो? रैंकर मतलब मैं एक्चुअली 12th में मेरा कॉलेज में फर्स्ट रैंक आया जरूर था।
उसके बाद सी फाउंडेशन में भी मेरा डिस्टिंक्शन आया था। तो बट जैसे इंटर में मैंने एंटर किया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होता गया मेरा, क्योंकि पढ़ाई इतनी थी और थोड़ा कॉन्फिडेंस खुद पे डाउन होता जा रहा था। बट आई थॉट कि अब तक जैसे पढ़ाई की है वही अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखूं तो शायद मेरा भी क्लियर हो सकता है, यही मेरा बस सोचना था। तो तुम ये शॉर्ट थॉट देके बैठी थी, ये सोच देके बैठी थी कि मेरे को रैंक ही लाना है, या ऐसा कोई थॉट र- नहीं था? कि थॉट ये था कि मेरे को पास होना है और विद गुड नंबर्स पास होना है, क्या थॉट था? सर मैं मुझे ये सवाल मेरा उन बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे को रैंक लाना है, तो क्या पहले से वो माइंडसेट होता है कि मेरे को रैंक लेके आना है, या ये बच्चे ये सोचते हैं कि यार मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है, बाकी रैंक आएगा तो आएगा? क्या होता है, ये अप्रोच क्या होता है? सर मेरा रैंक का कभी मैंने सोचा ही नहीं था, मुझे बस इंटर क्लियर करना था और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना था ऐसा मुझे लगता था। बट जैसे मैंने पेपर दे दिए थे, मेरा ग्रुप टू बिल्कुल अच्छा नहीं गया था उतना, तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हुआ था, तो रैंक का तो बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने, बस कैसे भी मतलब निकल जाए यही मेरी बस इच्छा थी। तो मधु, आपने ऐसा क्या अलग किया जो बच्चा कर सकता है, सपोज अगर उसको रैंक पे लाना है? तो मेरा सवाल पूछने का ये है कि हम्म। आपका डे शेड्यूल क्या होता था? सर मैं एक मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ बिल्कुल, मेरे को रात में पढ़ने की आदत है स्पेशली। ओके। और रात में मेरा एकदम प्रोडक्टिव रहता है, एकदम मेरा जो दिमाग है, तो जो मतलब मैं भी आपको बताना चाहूंगा, हम दोनों भाई बहन एक जैसे देखते हैं फिर। मैं मेरा खुद का रात वाला सीन है। भैया रात में तुम मेरे को 4 बजे तक जगा दो, सुबह 4 बजे उठाओ मत। एज अगेंस्ट दिस विशाल सर का उल्टा है, विशाल सर सुबह चार जी बजे उठा सर, दो, रात 10 बजे बिल्कुल। के बाद बिल्कुल भी हाँ। छेड़ना मत। सो हाँ, हाँ। तो तो मैं, कैसे वर्क करते थे आप? और आई यस एम सर, श्योर तो जो भी, मैक्सिमम सीए जो बच्चे होंगे ये रात के निशाचर होंगे, मतलब ये रात वाले होंगे। सो जी बताइए कैसे करते थे? जी सर। सर मैं डे टाइम में जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहते थे वो मैं सॉल्व करती थी पूरा, तो प्रैक्टिकल जो है। और रात को सोने से पहले थियोरी जरूर पढ़ के सोती थी मैं, क्योंकि उस टाइम मेरा कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा रहता था। तो मैं थियोरी सब्जेक्ट रात को रखती थी जो मेरे बॉडी टाइप को सूट करता है। और ओके। वो थियोरी पढ़ने के बाद सोती थी तो ज्यादा रिटेन भी कर पाती थी। ओके। बट ऐसा यस। नहीं होता था, मतलब थियरी रात में पढ़े तो आदमी तो, मतलब हमारे जैसे जो लोग होते हैं, जो बेचारे एवरेज बच्चे होते हैं, ये तो बुक खोले थियरी पढ़ना चालू किए कि इनको जबरदस्त नींद आ जाएगी, इनको स्लीपिंग पिल्स की जरूरत नहीं होगी। तो ये रात में थियरी, मतलब उल्टा थोड़ा सा कंसेप्ट है ये, क्यों? क्योंकि देखिए सर वो बचपन मैक्सिमम क्या से ही करते है। हैं लोग, नींद भगाने के लिए प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, आपने नींद ना आए इसके लिए थियरी पढ़ा, ऐसा क्यों? सर मेरे को रात में ही, मैं बोली ना आपको कि मेरा जो कंसंट्रेशन लेवल वो रात को ज्यादा रहता था, इसलिए थ्योरी पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता था मुझे रात को। सोने से पहले जिस कुछ रीड किया हो या पहले पढ़ा हुआ रिवाइज करके सो तो और अच्छा रिटेन होता था मुझे। तो मधु कितने रिवीजन हुए थे एग्जाम से पहले? सर एग्जाम से पहले मेरे मिनिमम 3 to 4 तो हो गए थे। 3 to 4 रिवीजन? यस सर। अच्छा, अब कई बच्चे ऐसे हैं जैसे यस। अकाउंट्स हो गए जो प्रैक्टिकल हम्म। सब्जेक्ट्स हो गए, तो प्रैक्टिकल जी सब्जेक्ट्स को ऑडिट किया या बाकायदा सॉल्व करके देखा? सर देखो, इस जैसे कि हम पहले शुरुआत में सॉल्व करते थे, क्लास में हुआ हो, क्लास के बाद तुरंत एक बार उसको रिवाइज कर लेती थी तभी के तभी। और कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में जो लंबे प्रॉब्लम्स होते हैं जो पता नहीं चलता कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, तो उसके लिए मैं एक ऑडियो भी बना लेती थी ताकि फ्यूचर में मुझे हेल्प हो कि ये हम्म। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया था हमने क्लास में। हम्म। और मैंने हर रिवीजन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए, फिर सेकंड रिवीजन में उसमें से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करती थी। और एंड में रिवीजन के वक्त सिर्फ वो 3 या 4 क्वेश्चंस मैंने लिख के देखे थे, और आरटीपी और एमटीपी भी लिख के देखा था बस। ओके। सो यस। इस पूरी जर्नी के दौरान क्या जी। आप जो मटेरियल है या क्वेश्चनर है, ये भी पूरे के हम्म। पूरे सॉल्व किया आपने? मैंने आईसीआई मटेरियल को कभी इग्नोर नहीं किया मेनली। और परफेक्ट। जो हमने, यस, तो उसको पहले देखा, फिर उसको मैंने अपने जो फैकल्टीज के नोट्स थे उनसे भी कंपेयर करके देखा कि कुछ छूटा तो नहीं है हमारे फैकल्टी के बुक से। अगर कुछ न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए हैं तो उनको मैं सेपरेटली सॉल्व करके उन्हीं को फैकल्टी के बुक में चिपका देती थी कि ये मटेरियल का क्वेश्चन है, इसमें नहीं है, तो मुझे रिवीजन करते वक्त बहुत आसानी होती थी। थोड़ा सा उसको पास में रखो बेटा।
हाँ बस उसको पास जी में ही रखो। जी जी। मधु मेरे को एक बात बताइए, व्हाट यस ऑल प्रॉब्लम्स डिड यू फेस्ड, मतलब बीइंग अ गर्ल, और जहां तक कि मैं जानता हूँ गोवा में से बहुत सारे बच्चे इस कोर्स के अंदर में नहीं आते हैं। आई आई हैव जी। बीन टू प्लेस, वाज अ वेरी हम्म। गुड प्लेस, एंड बहुत सारे बच्चे इस कोर्स के अंदर में नहीं आते जनरली। मतलब उधर यस साउंड सर। साइंस का झुकाव थोड़ा सा ज्यादा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे खुद की हम्म। एक सिस्टर है जो गोवा में रहती है। तो जी। ये जैसा ऑड मैन आउट वाला हो जाता है वहां पे थोड़ा सा कॉमर्स को लेकर के। मेरी सिस्टर रहती है, और जितना मेरा नॉलेज है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। तो यस। ये कैसा एनवायरनमेंट था, क्योंकि बहुत सारे, देखिए जैसे महाराष्ट्र हो गया या बाकी स्टेट्स हो गए, तो यहाँ पे बच्चा एक कोर्स स्टडी के लिए मिल जाता था। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? यस सर, क्योंकि मुझे तो पहले स्कूल में थी तब सीए क्या ये पता ही नहीं था। जब मेरे कजिन जो पुणे में रहते थे तो उन्होंने ज्वाइन किया तो उसके बारे में पहले पता चला। फिर मैंने सोचा यहाँ पे मुझे इतना ऐसा नहीं बोल सकते कि गोवा में स्कोप नहीं है, बट यहाँ पे उतने लोग नहीं मिलेंगे आपको जितने नहीं नहीं, सीए स्कोप तो बेटा एस्पिरेंट्स आउट ने ऑफ इंडिया बोला। भी है हमारा। मैं पॉइंट ये पूछ रहा हूँ कि हाँ इतने लोग नहीं है। हाँ, लोग भी नहीं है कि आपको मिलेंगे नहीं इतने एस्पिरेंट्स यहाँ पे। तो मैंने भी सोचा कि मैं गोवा से पुणे शिफ्ट हो जाऊं, और वहां पे मैंने फाउंडेशन भी किया और इंटर की क्लासेस भी वहीं पे ली थी। ओके। यस। सो क्या डिफिकल्टी फेस करती है यार एक लड़की इस कोर्स के अंदर में? बीइंग अ बॉय हम कभी उस चीज को समझ नहीं पाते, पर क्या आपको भी ताने सुनने का मौका मिला है? जैसे हम लोग को तो मिलता है, हम तो खैर अटेम्प्ट वाले हैं, तो हमको तो ताने सुनने का मौका मिलता ही है कहीं ना कहीं अलग तरीके से। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? सर टू बी फ्रैंक, मेरे रिलेटिव हो या फिर मेरी फैमिली हो, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है शुरुआत से ही। तो ये ऐसी प्रॉब्लम कोई फेस तो नहीं हुई, बट मुझे लगता है कि एक मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन करना थ्रू आउट द कोर्स ये थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि हर दिन कोई नया क्वेश्चन उठाती, कॉन्फिडेंस गिरता, तो फिर उसको वापस करने बैठना या फिर वो एक मोटिवेशन को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता था कभी-कभी। तो क्या करते थे उस टाइम पे? सर एक्चुअली मैं कभी-कभी मम्मी से बात कर लेती थी बस। मम्मी बस। से बात किया, भैया से भैया से बात कर ली, बस अपने काम पे फिर लग जाते थे। तो क्या डिस्ट्रैक्शंस, या डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहे आप, ये समझा दीजिए। नहीं, एक्चुअली जब आप मैं सच प्रिपरेशन कर बताती रहे हूँ। थे तो जी। इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब या ऐसी अन्य चीजें ये सब कंटिन्यू थी, बंद कर दी थी? क्योंकि क्या होता है देख, अटेम्प्ट के बाद ना मधु, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं साला ये मोबाइल ही सारी जड़ है, जो हमारी मम्मी कई जन्मों से बोलते आई है। जी। तो क्या ये दूर रखा या पास में रखा विथ लिमिटेड यूज? सर एक्चुअली मुझे बीच में एक ऐसा फेज था जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गई थी। मैं भी समझ नहीं पाई कि मैं इतना एडिक्टेड क्यों हुई हूँ। फिर मैंने टाइम रहते ही मुझे रियलाइज भी हुआ, फिर मैंने सोचा टाइम फोन पे जो इतना टाइम मैं बिता ही रही हूँ, क्योंकि क्यों ना उसको एक इस प्रोडक्टिव वे में किया जाए। तो मैं जब भी फोन देखने का मन करता तो मैराथन लगा के बैठ जाती, कोई भी सब्जेक्ट का हो। तो मैं ऐसा करती थी। ऐसा नहीं कि पूरा बंद किया मैंने, एंड में मैंने पूरा लिमिटेड किया और लास्ट 1 और 2 मंथ्स में इंस्टा वगैरह सब डिलीट कर दिया था मैंने, अनइंस्टॉल। ऐसा डन। नहीं कि पूरा छोड़ दिया सो था। मधु, तीन चीजें आपसे पूछूंगा और बिल्कुल क्विक रिप्लाई चाहिए। पॉइंट नंबर 1, पहला जी। रिवीजन कितने दिन में होना चाहिए? सर पहला रिवीजन जो होता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, उसी समय हमें पता चलना चाहिए कि हमें कहाँ पे डाउट है वगैरह, तो तो उसमें तो पहले थोड़ा रिवीजन में टाइम लगता सॉल्विंग ही ही है। होती है, या बस रिवीजन 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 होता है, क्या होता है? सर सॉल्विंग तो होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हम पहली बार किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो उसको इन डेप्थ जाके करना ही ठीक होता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वो अगर एक बार दिमाग में बैठ गया तो आपकी सेकंड रिवीजन में ज़रूरत नहीं है कि आप हर वो लिखते बैठो। तो ये मैंने सेकेंड किया था रिवीजन ऐसे। कितने दिन में होता है? अ, ऐसे डेज़ में तो बता नहीं सकती, बट अगर मैंने फर्स्ट रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था, सारे नोट्स हाथ से लिखे थे मैंने, थ्योरी पेपर्स के जो भी थे, सारे नोट्स खुद से बनाए थे। तो सेकंड रिवीजन में तो मैं बस उनको रीड करती थी और क्वेश्चनर सॉल्व करती थी। ओके। और यस। एग्जाम से एक दिन पहले का जो दिन होता है, उस दिन जी। एक रैंकर क्या करता है?
जैसे सर कल वो पेपर है और आज मुझे कुछ जी। प्रिपेयर करना है, सपोज कर लेते हैं कल टैक्स का पेपर है और जी मैं कॉस्टिंग का पेपर दे करके आया हूँ, तो कॉस्टिंग के जी। पेपर के बाद का प्रिपरेशन क्या होता है? जैसे डीटी और जीएसटी का कह दूं मेरे विशाल सर के बारे में, तो आप क्या प्रिपेयर हाँ करते थे उस टाइम पे? जैसे कॉस्टिंग का पेपर दे के आ गए, शाम 7 बज गई, अब हाँ ये बच्चा क्या कर रहा है? जी। सर मेरा स्ट्रैटेजी पहले से ही मतलब ये था कि कैसे क्या करना है हर एक पेपर के दिन पहले। तो मैं आके पहला मैंने जीएसटी उठाया था आने से पहले, और उसको मैं जैसे मैंने बोला कि मैं रात में पढ़ती थी, तो मोस्ट ऑफ द 80% मैंने जीएसटी उसी रात कंप्लीट कर लिया था। तो नेक्स्ट डे मैंने पूरा डीटी स्टार्ट किया, और फिर जो बचा कुचा जीएसटी वगैरह था, जो मैंने सी ऐसे मार्क किया हुआ था मेरे टॉपिक्स में, उनको बाद में पढ़ लिया था, और सुबह जो है वो आरटीपीज और एमटीपीज सॉल्व करके गई थी। ये मेरा हर एक सब्जेक्ट के लिए था कि सुबह आरटीपी एमटीपी देखो, जो भी क्वेश्चन बैंक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको देख के जाना है। अच्छा, क्या जी बात है। ओके, सो मतलब कॉस्टिंग के पेपर के आने के बाद पहले जीएसटी कंप्लीट कर लो, मेन जी। टॉपिक, दूसरे यस दिन यस। डीटी कंप्लीट करो, इवनिंग के जी, अंदर में क्या कहा आपने? जो बचा कुचा जीएसटी था पूरा डीटी वो हो जाने कंप्लीट के करो, बाद, एंड और जो पेपर सुबह वाला दिन है उस दिन सुबह आरटीपी एमटीपी अमेंडमेंट देख के चल जाओ। पेपर। यस ओके ओके, परफेक्ट। यस। तो मुझे एक बात बताओ मधु, कोई बच्चा जैसे जी जिसको अटेम्प्ट लग चुका है, जी। सपोज ये तुम हो जिसने अटेम्प्ट स्किप किया, ओके। सपोज, जी तो जी। अब ये मधु या ऐसी कई मधु हम्म, जो पूरे इंडिया में है, या ऐसा कोई भी जी। बच्चा, आप उसको हम्म। किक स्टार्ट करने के लिए क्या बोलोगी कि यार दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट? जैसे इन माय केस कि मैंने एक अटेम्प्ट स्किप किया था, उस बारे में अगर बोला जाए कि ऑलरेडी मैंने अपना एक अटेम्प्ट स्टेक पे रखा हुआ था, तो इससे ज्यादा कोई मोटिवेशन मेरे लिए था नहीं कि ये तो गया है, आगे वाले अटेम्प्ट में तो करके दिखाना है भाई बस, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल लग चुका है उसमें। यही एक मेरा मेन ये था कि भाई एक अटेम्प्ट जा चुका है, अब ये दूसरे वाले में तो कर दिखाना है। नहीं तो किक स्टार्ट कैसे करें? पहला सब्जेक्ट क्या उठाएं या क्या बेटर रहेगा, वापस कैसे स्टार्ट करें? सपोज अगर मैं एग्जाम दिया होता मैंने उस नवंबर अटेम्प्ट में, और उसमें अगर किसी सब्जेक्ट में मुझे बहुत कम आए होते, तो ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट में मैं बहुत ज्यादा फोकस करती, और जैसे सेकेंड ग्रुप के जो पेपर्स होते हैं, ईआई सिस्टम हो, ऑडिट हो, अ, तो वो मैं पहले उठाती, जो थोड़ा मेरा वीक में सब्जेक्ट में होता है। मतलब वीक वाले सब्जेक्ट को पहले उठाया जाए, जी जी। ठीक है, यस। और तो बाद फिर में वो धीरे से वीक, इस पे शिफ्ट किया जाए। हाँ, क्योंकि अपना वो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तो अपना तो मतलब हम कर ही सकते हैं, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परफेक्ट। पहले ही हम। यस, तो मैं ऐसा ज़रूर करती हूँ। अच्छा, मेरे को एक और बात बताओ कि जी। जैसे प्रैक्टिकल है और थियरी है, तो ऐसा कोई हुँ, डिवीजन बच्चा कर सकता है? क्योंकि ये सवाल मेरे पास आता है कि सर हुँ। कितने देर थियरी पढ़ना, कितने देर प्रैक्टिकल पढ़ना, मतलब नंबर ऑफ आवर्स का कोई गेम होता है? सर मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा लंबे आवर्स पढ़ती नहीं थी, टू बी फ्रैंक, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा फ़ोकस करती थी। ऐसा नहीं कि आज 14 घंटे पढ़ लिए, कल 4 दिन पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं होता था। रोज़ कुछ ना कुछ थोड़ा पढ़ती थी मैं। तो अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए, मैं ऑब्वियसली एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी उठाती थी, और दिन में 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं लेती थी मैं कभी। क्योंकि एक फ्लो बनने में एक सब्जेक्ट में थोड़ा टाइम लगता है हमेशा, तो वो फ्लो को मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है, तो दिन में मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट उठाती थी। ओके। यस। चलो, सो मधु, पास होने के बाद जब मतलब तुमने रिजल्ट देखा, वो मोमेंट क्या था? सर एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि मेरा ग्रुप 1 बहुत अच्छा गया था, ग्रुप 2 के 2 पेपर मेरे अच्छे नहीं गए थे। ग्रुप 1 पास देख के तो खुश हो गई, फिर नीचे स्क्रॉल करके देखा, तो उसमें ग्रुप 2 पास देखा, तो थोड़ा मिनी हार्ट अटैक आया मुझे, और जैसे ही मॉम को दिखाया, वो भी रोने लगी, मैं भी रोने लगी। फिर मुझे रैंक की उम्मीद ही नहीं थी, जैसे मैंने बताया था आपको, मम्मी ने बोला कि अरे 500 से ऊपर मार्क्स आए हैं, रैंक से चेक कर ले बेटा। मैंने, मम्मा उसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं आएगी। फिर मॉम ने बोला, इसलिए मैंने चेक किया रैंक, और तब बाप रे! मॉम की खुशी तो ठिकाने नहीं थी।
मैं कल जब आपकी मम्मी से बात कर रहा था, जी मतलब तुम तो रो ही रही थी, मम्मी भी रो रही थी, पापा का जी क्या रिएक्शन था? क्योंकि क्या होता है, लड़कियां जो होती हैं वो पापा की परी होती हैं, लड़के जो जी। होते हैं वो माँ के लाडले होते हैं, तो ये पापा की परी वाला, पापा का क्या ये था? एक्चुअली पापा उस समय अपने हमारा दुकान है यहाँ पे, तो वहाँ पे थे, वो आ नहीं पाए उस वक़्त। जब वो घर आए तो उनकी आँखों में आँसू ज़रूर थे, वो आँखों से आँखें मिला के देख भी नहीं पा रहे थे और उस तरफ मुँह करके बस मुझसे बात किया और कांग्रेचुलेट किया। वो दिखाना नहीं चाहते कि उनकी आँखों में आँसू है। अलग मोमेंट होता है, एकदम अलग मोमेंट होता जी। है। मैं खुद एकदम ये हो गया, क्या बात है। सो जी सर। मधु, इसके आगे क्या सोचा है आर्टिकलशिप और बाकी चीजों का? सर आर्टिकलशिप मैं पुणे में ही करना चाहती हूँ अभी। सोचना है एग्जैक्टली मुझे कहाँ पे मतलब करनी है। अभी इतना कुछ सोच नहीं पाई क्योंकि ऐसा लगा नहीं था कि दोनों ग्रुप निकलेंगे मेरे। तो पुणे में ही करना है ऐसा सोचा है फिलहाल। चलो, बढ़िया जी। बढ़िया। सो मधु, हमारे तरफ से, मेरे तरफ से, विशाल सर के तरफ से और हमारी पूरी टीम के तरफ से आपको बहुत जी बहुत सर। बधाई। अब आप थैंक यू बस सो मच। लास्ट लाइन के तहत आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगी, जितने बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं या कभी फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेशन में है, या जिनका रिजल्ट उतना हम्म। पॉजिटिव नहीं आ पाया? मधु हम्म। एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग, एज अ यू नो गाइड, उनको क्या करना चाहेंगे? सर कहना तो एक ही चीज है कि आप बस आंखें बंद करके वो एक मोमेंट को याद करना कि आपका रिजल्ट आने के बाद जो मेरा और मेरे फैमिली का रिएक्शन था, बस वो एक बार सोच लेना, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी सच्ची। ओके, ऐसा ही बस उसको सोच लो। उसको सोच करके भिड़ जाओ और आगे बढ़ जाओ। यस सर। यस। तो गाइज, मैं भी बस आपको यही कहना चाहता था। सिंस आपने देखा कि मधु भी इतनी पहले से रैंक करनी थी, बट उसने एक डिटर्मिनेशन किया। आपको शायद रैंक लग जाए, उसने ये अटेम्प्ट को स्किप किया उसके अपने रीजंस की वजह से, और उसने मेहनत करी। देखिए, आप ऐसा जी। बिल्कुल नहीं कह सकते कि भैया स्किप कर दिया तो रैंक आ सकता है, नहीं। इस कोर्स के अंदर नहीं। में डिटर्मिनेशन उतना ही लगता है, राइट? बीइंग अ गर्ल ओके। कुछ शायद और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, बीइंग बॉय तो आती ही आती है, बीइंग गर्ल और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो अपने भी कुछ इश्यूज के कारण फेस करते हैं। तो हम बस इतना कहना चाहेंगे आपसे कि बस पढ़ते रहो, सीखते रहो। एवरी डे यू लर्न समथिंग बेस्ट, वी लर्न समथिंग यस बेस्ट। सर। एंड हाँ, आपको एक चीज है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कई चीजों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, एंड में बात तो वही है ना, पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम वरना पूरा रद्द कर दो। रद्द कर दो। So thank you so much, Madhu, for giving us the time, and we congratulate you. We all the very best. और आप इसी तरीके से आगे थैंक यू बढ़ती सो रहिए, मच कई सर। लड़कियों को मोटिवेट करते रहें, अपने शहर, अपने स्टेट का नाम रोशन करते रहें। और हाँ, जी सर। हम में से कोई भी गोवा आए तो मधु, आपको पता है ना, कल अपनी बात हो गई है सर ना? जी सर बिल्कुल, आप हाँ, बस आइएगा यहाँ पे। वो वाला सीन, जो अपना पार्टी वाला सीन है, वो बिल्कुल रहेगा, और वो अपने को करना ही है, ठीक है? जी सर बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो आपको बहुत बहुत और बधाई इतनी मधु। खुशी हो रही है और आप आपसे सभी बात बच्चे करके। प्लीज अपनी पढ़ाई को बिल्कुल मत रोकें, मोटिवेशन को कम मत होने दें, अपने फैमिली से बात करें। जैसा कि मधु ने कहा कि आपको कोई अलग मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से जाके बात करनी है, क्योंकि आपके साथ अगर आपका परिवार है तो आप किसी भी वार के लिए तैयार हैं। करेक्ट मधु? जी सर बिल्कुल। चलिए, तो थैंक यू हाँ। सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम। बच्चों, पूरी पूरी पढ़ाई करो, मैं आपके साथ हूँ, और कहीं पहुंचना है, कुछ कहना है, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सर।